नमस्कार। मैं अमरेश कुमार मिश्रा आज आपके समक्ष राजनीति विज्ञान की चर्चा करना चाह रहा हूँ। उस राजनीति विज्ञान में अक्सर हम देखते हैं कि इसमें दो पार्ट है। एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है जिसमें सैद्धांतिक व्याख्या है राजनीति का, और दूसरा उसका जो स्पेसिफिक है, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स है, यूनाइटेड पॉलिटिक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तो संघ लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी आयोग की परीक्षाओं में जहाँ पर सब्जेक्टिव एनालिसिस हमें करना पड़ता है, सब्जेक्टिव विश्लेषण करना पड़ता है, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें जिनका विषय ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, या जो सामान्य अध्ययन के द्वारा भी सामान्य अध्ययन में भी जो टॉपिक्स होते हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे पार्ट इंक्लूड होते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते वक्त या उसका विश्लेषण करते वक्त आपको तथ्यात्मक के साथ साथ समझ भी होना चाहिए। तथ्यात्मक ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ साथ समझ भी होना चाहिए कि स्टेट क्या है, उसके विभिन्न अंग क्या हैं। और जब हम एनालिटिकल क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो हमें अपने समझ, हमें अपने ज्ञान और अपने व्यवहारिकता को भी उसमें समाहित करना पड़ता है। जनरली होता क्या है कि लोग सीधा ही जो किताबों में या गेस्ट पेपर में या नोट्स में लिखे रहते हैं उसी को उतार देते हैं या उसको रट करके याद कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अंक आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए आपको निश्चित तौर पर अपनी समझ शक्ति विकसित करनी होगी, और उस समझ शक्ति में आपको यह स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि समझ शक्ति तभी आपकी विकसित होगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आप माइन्यूटली चीज़ों को सोचेंगे, और जब आप स्पष्ट रूप से समझेंगे कि जिस टॉपिक पर आप लिखने जा रहे हैं या जो वाइवा पोस्टिंग में जिस पर आप विश्लेषण करने जा रहे हैं वह टॉपिक आपने अच्छी तरह समझ लिया है। तो साथियों, ऐसा है कि सामान्य अध्ययन में भी राजनीति विज्ञान से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात भारत की करें तो यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स से संबंध क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो इश्यूज हैं जैसे नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज, इसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान रखें, राजनीति विज्ञान का ज्ञान रखें। तो राजनीति विज्ञान में हमने पिछले वीडियो में एक कंसेप्ट जस्टिस का विश्लेषण किया था कि न्याय की अवधारणा क्या है, न्याय किसे कहते हैं, न्याय का मूल स्रोत क्या है, न्याय के परिणाम क्या हैं, न्याय अगर रिग्ड होता है तो क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम आपसे आज कहना चाहेंगे कि राजनीति विज्ञान में एक अप्रत्यक्ष एंटिटी ही महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा होती है, वो है राज्य, स्टेट। स्टेट एक इनडायरेक्ट और नॉन फिजिकल एंटिटी है, और नॉन फिजिकल कहें तो कोई मतलब देखा जाने वाला नहीं रह करके एक तरह का अनुभव किए जाने वाली सत्ता है, और उसकी सीमाएं तो हैं, वो फिजिकली भौतिक रूप से एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो कोई लिविंग बीइंग नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा एक्टर है और बहुत बड़ा आपके ज़िंदगी में उसका अहमियत है, जिसके तहत आप ये समझेंगे कि आपको सारी चीज़ों की जो उपलब्धता है, जो भी आप एक सभ्य नागरिक होने के नाते समाज में उपलब्ध होता है, उसके पीछे स्टेट का ही योगदान है। तो कंसेप्ट ऑफ स्टेट, सिद्धांत, स्टेट का सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा। तो उस स्टेट के सिद्धांत समझने के दौर में मैं आपको ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की सत्ता हो, चाहे वह डेमोक्रेसी हो, चाहे वह ऑटोक्रेसी हो, चाहे किसी भी प्रकार की सत्ता हो, स्टेट का एग्जिस्टेंस होना ही है। मोनार्की में भी स्टेट का एग्जिस्टेंस था, आज भी मोनार्की जहाँ है वहाँ स्टेट का एग्जिस्टेंस है, और जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ भी स्टेट का एग्जिस्टेंस है।
तो सर्वप्रथम समझने का प्रयास करेंगे कि स्टेट होता क्या है, वो स्टेट अस्तित्व में क्यों आया है। तो हम यह देखेंगे कि जब इतिहास के पन्नों में हम जाते हैं तो हमें देखते हैं कि जब मानवों ने एकीकृत समाज का निर्माण किया तो अपने ही स्वार्थों के कारण बहुत सारे संघर्ष उत्पन्न होना शुरू हो गए। जैसे व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा बहुत सारे सामाजिक इंस्टीट्यूशंस सामने आए। तो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस जब सामने आए तो स्पष्ट रूप से उसमें उसको रेगुलेट करने के लिए शुरुआत में प्रिमिटिव कम्यून्स, जिसको हम आदिम समाजवाद जीन जैक्स रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। यद्यपि वह किस स्वरूप में था उसका सही आकलन तो नहीं किया जा सकता है, परंतु जीन जैक्स रूसो ने, जो फ्रांस के दार्शनिक थे, जिसके आधार पे आज समाजवाद और लोकतंत्र और तानाशाही, ये सारे तंत्र जो हैं जो मोनार्की के बाद डेवलप हुए हैं, उनके सिद्धांत का बड़ा अहम रोल है, अहम भूमिका है। तो हम ये देखते हैं कि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह बात बताई गई कि वो आदिम समाजवाद का समय था जब सारी संपत्ति सभी की थी, भूमि पर सभी का अधिकार था और जो संस्थाएं थी वो इतनी जटिल नहीं थी। तो आदिम समाजवाद या प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसमें हम स्टेट का शुरुआत पाते हैं, तो स्पष्ट रूप से उसमें व्यक्तियों की भूमिका थी, परंतु मानव उतना संगठित होकर के एक साथ नहीं रहते थे। छोटे छोटे समाज में या बाद में जैसा कहे कबीलों में बटे हुए पाए। और संसार के संपूर्ण क्षेत्रों में, जैसे जहाँ हम देखते हैं इस भारतवर्ष में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, चाइना में या अन्य फार ईस्ट में या फिर अमेरिका, लैटिन अमेरिका में, हम देखते हैं कि ये जो प्रिमिटिव कम्यून्स थे ये मानव के पहले शासन सत्ता के रूप में उभरे थे। लेकिन वो कम्यून भी क्या था, अब समझना ये होगा कि कम्यून की भी आवश्यकता क्यों पड़ी और वो कम्यून क्या था। तो जैसे ही मानवों ने सामाजिक संरचना का निर्माण किया तो बेसिकली मानवों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है, इसको सद्गुण कहा जाता है, और दूसरा दुर्गुण है। तो दुर्गुणों के कारण ये आपस में संघर्ष होना, झूठ बोलना, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करना और आपस में युद्ध लड़ना, ये सारी चीज़ें मानव की प्रवृत्ति है जो एक तरह की पाशविक प्रवृत्ति में आती है। आज विज्ञान और ज्ञान भले ही कहीं भी चला है, लेकिन मानव एक, जो कहा जाता है कि जैसे बहुत सारी प्रजातियां हैं, उस तरह से मानव भी एक उन प्रजातियों में से एक है। तो वो अपने हाड़ मांस से बने शरीर में इन चीज़ों को खत्म नहीं कर सकता, और कम से कम जो बहुसंख्य वर्ग है, जो अधिकतर जो लोग हैं, वो इसको खत्म नहीं कर सकते। उनके पास कोई एक दो आदमी उस तरह के त्यागी, बैरागी या सन्यासी निकल सकता है जो इन चीज़ों को खत्म करे, लेकिन जो अधिकतर लोग हैं, अगर 100 में 90 लोग हैं, 95 लोग हैं, तो उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो स्टेट की उत्पत्ति के पीछे इनका बड़ा हाथ है। जब लोगों ने देखा कि जिस तरह से कम्यून सिस्टम में लोगों ने चोरी, बेईमानी, एक दूसरे की संपत्ति हड़पने का प्रयास करना शुरू किया, तो उसको स्थायित्व देने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए जो नियम को एक कम्यूनों ने बनाया, तो उसको रेगुलेट करने के लिए आवश्यक था कि एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो जो इन चीज़ों को इन्फोर्स कराए, इन चीज़ों को लागू कराए। तो हम ये देखते हैं कि आदिम समाज ने ही स्टेट की परिकल्पना विकसित की। अब हम ये पाते हैं, जैसे हम डीप में जाएंगे तो जो शब्द लॉ है वो लेजेस से बना है, और लेजेस का मतलब होता है फिक्स्ड। तो वोक्स या फोक्स, जिसको इंग्लिश में वोक्स या फोक्स कहते हैं, जो एक साथ रहते थे, तो उन्होंने जिन चीज़ों को सृजित किया जो समाज के लिए अत्यावश्यक था, तो उसको उन्होंने लेजेस कहा, फिक्स्ड कहा, जो बाद में लॉ के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई और उसको लॉ कहा गया। अब हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में जो डेवलपमेंट है तो बहुत बाद के हुए, लेकिन वेस्टर्न यूरोप की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो फोक्स थे, उन्होंने लेजेस या फिक्स्ड ट्रेडिशंस को, जिसके आधार पर समाज का
निर्माण हुआ था, तो उसको उन्होंने लॉ कहा। और वो लॉ को बाद में कोडिफाइड किया गया, जिसमें ट्रेडिशन, कस्टम्स और जो ट्रूथ थे, जिसके आधार पर समाज की आधारशिला रखी जा सकती थी, समाज को मेंटेन किया जा सकता था, वो चीज़ किसी न किसी रूप में उपस्थित रही। अब हम अगर पूर्व में देखें तो हमारे पास आद्य इतिहास में, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई इंस्क्रिप्शन, कोई लेखनी पढ़ा नहीं गया है, तो आद्य इतिहास में भारतवर्ष में हम वेदों से देखते हैं कि वेदों ने रीत और सत्य की संकल्पना को विकसित किया। रीत और सत्य क्या है? रीत और सत्य वो फिक्स्ड लॉज हैं जो अनचेंजेबल हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो पुनः वही बात हो गई जो फोक्स और वोक्स में जो लेजेस थे, उसी तरह से रीत और सत्य की बात वेदों ने कही, और उसकी तुलना उन्होंने सूर्य के उगने से लेकर डूबने तक की। जैसे उन्होंने चरैवेती का कंसेप्ट लाया, तो उसी प्रकार सर्टेन चीज़ों को जो रीत और सत्य पर आधारित थे, तो उसको उन्होंने लॉ के रूप में कोडिफाइड किया। अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, खासकर इंटरमीडिएट फेज जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन था, तो उसके जो शासक थे लगभग 2200 ईसा पूर्व में थे, उनका नाम हम्मुराबी था। तो उन्होंने कानून को दैवीय सिद्धांत के रूप में ऊपर से प्राप्त करते हुए, मतलब सूर्य देवता से प्राप्त करते हुए, विभिन्न पट्टियों में संधारित कराया, जो कि इंस्क्रिप्शन उनके अभिलेखों में पट्टियों में उपलब्ध होते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग हैं कि जो लॉ उन्होंने बनाया, वो उन्होंने उसका नैसर्गिक या नेचुरल या डिवाइन इमेनेशन का रूप दिया, और उनको प्राप्त करते हुए, देवताओं से प्राप्त करते हुए दिखाया गया। तो जो रीत और सत्य आधारित थे, जो प्रकृति के द्वारा सृजित थे, उसको बाद में दैवीय स्वरूप के रूप में व्याख्या किया गया। ये हम भारतवर्ष में भी पाते हैं, क्योंकि भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग की शिक्षा उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य को दी, और सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, और मनु के बाद ये परंपराएं चलती रहीं और नीचे की ओर जाती रहीं, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण उसकी महत्ता धीरे धीरे नष्ट हुई। तो एक साइकिल ऑफ डेवलपमेंट है स्टेट का। उस स्टेट के साइकिलिक डेवलपमेंट में जो बहुत सारे परिवर्तन हुए, उसकी व्याख्या भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से किया है, जिसमें वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं। उसमें उन्होंने योग की बात कही। योग बेसिकली कुछ नहीं थे, वो योग वही थे जो रीत और सत्य पर आधारित थे, जो हम यूरोप में देखते हैं, जो फोक्स ने जो लेजेस और लॉ बनाया। तो जहाँ भी हम अध्ययन करेंगे, हम यह पाएंगे कि एक प्रकार का स्टेट, अगर लॉ है तो देयर विल बी ए स्टेट, अगर लॉ है तो देयर विल बी लॉ, देयर विल बी एक फ्रेमवर्क होगा जिसके आधार पे उसको इन्फोर्स कराया जाएगा। तो ये प्रिमिटिव कम्यून के रूप में शुरू होने वाली एंटिटी ये जटिलता को प्राप्त करती गई। अगर हम ये देखें कि प्रिमिटिव कम्यून से वो तब्दीलियाँ किस रूप में हुई, तो तब्दीलियों में हमें देखते हैं कि प्रिमिटिव डेमोक्रेसीज, लोगों ने अपने चुनी हुई सरकारों को इस्टाब्लिश किया। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं कि प्राचीन रोम में भी लोगों ने रोमन और रोम्यूलस दोनों को शासक चुना। तो चुनने की शक्ति वो जनता के पास, जो लोग स्टेट के एक्टिव पार्टिसिपेटर्स थे, जो उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया, उनके पास थी। तो उन्होंने रोम और रोम्यूलस को प्राचीन रोमन सिविलाइजेशन में चुना, और जो एनार्किकल सिचुएशन थे उसको उन्होंने व्यवस्थित किया। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो भारतवर्ष में भी बज्जी संघ, वैशाली, ज्ञात्रिक गण संघों का इतिहास हमें मिलता है, और जो 16 महाजनपद के पहले अवस्थित थे या कुछ तो उसके समकालीन थे। तो जनपदों की अवस्थिति यह स्पष्ट करती है कि लोगों में प्रिमिटिव कम्यून से एक प्रकार की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसमें अपने शासन सत्ता को चुनने, एक असेंबली या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में उसको इस्टाब्लिश करने की प्रवृत्तियां थीं। और बाद में जब उनका भी डिजेनरेशन हुआ, मतलब उनका भी पतन हुआ, तो वो एक ऑटोक्रेसी या बाद में मोनार्की में तब्दील हुई। ये साइक्लिक डेवलपमेंट अगर हम देखें तो ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल ने इसको कोडिफाई किया, प्लेटो ने कोडिफाई किया, और इस बात को बताया कि किस प्रकार से ये साइक्लिक डेवलपमेंट है। प्रिमिटिव टाइम टू कम्प्लेक्स मोनार्की, डेमोक्रेसी, एंड देन अगेन
कन्वर्टिंग टू इन द सेम साइकिल में पुनः तो घूमते रहते हैं। तो स्टेट नाम की जो एंटिटी है वो विभिन्न चक्रों से होकर घूमते रहती है। तो ये द पॉलिटिक्स में, द रिपब्लिक में इन चीज़ों को उन्होंने व्याख्या किया। जो महान विद्वान सुकरात थे, उन्होंने यद्यपि अपने हाथों से तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसको कोडिफाइड करने वाले, लिखने वाले प्लेटो ने भी इन बातों पर बल दिया। और बाद में जैसा कि यूनान में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे विद्वान हुए, जैसे सोफिस्ट हुए, उन्होंने भी स्टेट की संकल्पना को विभिन्न प्रकार से मानवों के साथ जोड़ा, जो कि एक तरह की व्याख्या है, जिसमें बाद में हम देखते हैं कि यूटिलिटारियंस ने, जो बाद में डेवलप हुए, उन्होंने अपने रेफरेंसेस को ड्रॉ किया। और उसके उपरांत जब प्रिमिटिव कम्यून से स्टेट सिस्टम सामने आया, तो बहुत सालों तक ये स्टेट सिस्टम डिवोल्यूशन, मतलब नीचे तक के लोगों तक जाता रहा, और वहाँ से लोग, जनता जो है, जो शासक को चुनती रही। और शासकों का ये धर्म था कि वो ट्रेडिशन को फॉलो करें और परंपराओं को फॉलो करते हुए लोगों के जो स्वार्थ हैं उस पर अंकुश लगाएं और न्यायपूर्वक राज्य करें। हम अगर कहीं के भी साहित्य को देखें, जैसे होमर ने इलियड एंड ओडेसी लिखा, तो उसका भी अगर हम सम्यक अध्ययन करें तो हमें पाते हैं कि जो शासक वर्ग थे, जब अत्याचार उन्होंने किया तो उनको चुनौतियां मिली। भारत में भी जो न्याय सिद्धांत लिखे गए, जो बहुत सारी स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में, टीकाओं में, दर्शनों में जिसका समाहन किया गया, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो शासक जो हैं उन कानून का अनुसरण नहीं करते, जो जनता का ख्याल नहीं रखते, तो उनको गद्दी से उतार देना चाहिए। और ये शाश्वत ये शक्ति जनता के हाथ में था कि वो गद्दी से उनको उतार दे और एक सुटेबल शासक को चयनित करे या उनको गद्दी पर बैठाए। चूँकि पूरे संसार में ये प्रवृत्ति पाई गई कि वो मानवों के संपोषक के रूप में, उनके हित रक्षक के रूप में स्टेट का निर्माण मानवों के द्वारा ही किया गया। लेकिन बाद में, जैसा कि ऐतिहासिक रूप से हम देखते हैं कि जब ये इन चीज़ों का पतन शुरू हुआ, तो एक नई प्रवृत्ति का आगमन हुआ, जिसमें थियोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट, थियोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सामने आए। ये वेस्ट में भी आए। अगर हम ये देखें कि रोमनों और यूनानियों के पतन के बाद, जब तक रोमन और यूनानी रहे, रोमन अपने आप को ज्यूस के बेटे कहते थे। यूनानियों ने भी डेमोक्रेसी की स्थापना की, मोनार्की बीच में आया, उसके बाद उन्होंने पूरे सिंहासन राज परिवार को ही देश से निकाल दिया और उन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टाब्लिश किया और डेमोक्रेटिक सेटअप के रूप में बनाए रखा। परंतु हम ये देखेंगे कि स्टेट सिस्टम जो है वो क्रमबद्ध रूप से डेवलप होता रहा, और क्रमबद्ध रूप से डेवलप होने के कारण एक कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप हुआ, और फिर उसका पतन हुआ और पुनः शुरुआत हुई और पुनः वो चलता रहा। तो जो राजनीति विज्ञान के छात्र हैं या जो जनरली इस पर इंटरेस्टेड है, इन बातों को समझना पड़ेगा कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और इनकी उत्पत्ति के लिए हमें बहुत सारे फिलोसफर्स के दर्शन को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें यह बात स्पष्ट होगी कि भाई आप जो है सो किस प्रकार से स्टेट की संरचना को समझ सकते हैं, किस प्रकार उसके उद्भव को, विकास को समझ सकते हैं, और या इसकी प्रकृति क्या है। तो मैं स्टेट सिस्टम पर आपके बीच आता रहूँगा, अपनी बातों को रखता रहूँगा। तब तक अगर यह चैनल ठीक लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, अपना कमेंट देंगे, और मैं अपना जो व्याख्या है जारी आपके साथ रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।